तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं MPSI 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट है जो कि वर्ष 2017 में कंडक्ट हुआ था और यह 26 अक्टूबर कंडक्ट हुआ था। तो उसके कुछ प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। और जैसा कि वर्तमान समय में जो परीक्षा प्रणाली है वो बदल गई है। MPSI जिसमें सूबेदार और उप निरीक्षक के पद हैं, उसकी जो प्रक्रिया है एग्ज़ाम की बदल गई है। इसमें अब प्रारंभिक होगा और मुख्य परीक्षा होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न होंगे। और अवधि यानी जो समय टाइम पीरियड की बात करें तो यह 2 घंटे की यानी 120 मिनट का सेशन रहेगा। और अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में हिंदी भाषा से सवाल पूछे जाएंगे, अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे और विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, साथ ही साथ रीजनिंग और करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न हिंदी के हैं, उसे देखें हम। जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पहला विकल्प है 9 बजकर 10 मिनट हैं। दूसरा है 9 बजने में 10 मिनटें हैं। तीसरा है 9 बजने में 10 मिनट हैं। चौथा है कि 9 बजने पर 10 मिनट है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 3 नंबर हो जाएगा कि 9 बजने में 10 मिनट हैं, ये इसका शुद्ध रूप होगा, है ना, यानी कि नंबर 3। और अगला प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 है कि कपिस और कपीस का अर्थ है। तो कपीस यानी बंदर होता है, कपी भी बंदर होता है। तो बताना है कपिस और कपीस का अर्थ क्या होता है। केकड़ा और कूड़ा, बंदर और बैल, गर्मी और बंदर, मटमैला और बंदर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि कपिस और कपीस का अर्थ होता है क्रमशः मटमैला और बंदर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ना जो पेड़ों लिखा है ये बहुवचन में है और मैना बैठी है एक मैना, तो बहुत सारे पेड़ पर तो नहीं बैठ सकती, इसलिए इसका सही विकल्प जो है नंबर 1 हो जाएगा कि पेड़ पर मैना बैठी है। पेड़ों पर मैना बैठे हैं ये भी नहीं होगा, पेड़ों पर मैनों बैठी है ये भी नहीं होगा, और पेड़ों में मैना बैठी है ये भी नहीं होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि पेड़ पर मैना बैठी है, नंबर 1 इसका सही जवाब। और चौथा प्रश्न है कि छंद का नाम बताइए। छंद लिखा गया है कोऊ पापहि पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ त्रिप थगा के तट लावत, 9 दुए 11 होत 3 5 ही बिसरावत। ये कौन सा छंद है बताना है। रोला छंद है, हरिगीतिका छंद है, या उल्लाला छंद है, या गीतिका छंद है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि ये रोला छंद का उदाहरण है, इसलिए सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है देश निकाला का समासिक विग्रह होगा, यानी कि देश निकाला का समासिक विग्रह क्या होगा। देश का निकाला, देश में निकाला, देश में निकला, देश में निकाला, या देश से निकाला। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, देश से निकाला। देश निकाला मतलब होता है देश से निकाला। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं रिक्त स्थान को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। प्रवाहात्मकता या प्रभावात्मकता या सत्यात्मकता या गत्यात्मकता। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर हो जाएगा कि संक्षिप्तता एवं प्रवाहात्मकता को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कि जो प्रवाह है, फ्लुएंसी है, वो बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है संक्षिप्तता के साथ साथ। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा प्रवाहात्मकता, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है।
राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, या राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, या राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, या राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि जो राष्ट्रभाषा है यह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और 7वां नंबर प्रश्न है कि रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं। रिक्ति यानी जो पद खाली हो उसे रिक्ति कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये हमें बताना है। वैक्सीन, वेकेशन, वैक्यूम या वैकेंसी। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, इसे वैकेंसी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 9 है कि सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती, चक्रवात, चौधरी या चक्रात। तो सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प, सांप कहते हैं इसे, भुजंग कहते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि सर्प का पर्यायवाची जो है भुजंग है। और 11वां नंबर प्रश्न है कि सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी। खंडवा, जबलपुर, अमरकंटक या इंदौर। तो जो सीने एक्सप्रेस है इंदौर से प्रकाशित हुई थी, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि सीने एक्सप्रेस इंदौर से प्रकाशित हुई थी। 12वां प्रश्न है कि आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। शीशा, आए नहीं, शीशा, दर्पण या आया नहीं या हे भगवान। मतलब आईना, जैसे जो रीवा की तरफ मतलब बघेलखंड की तरफ जो बोला जाता है, अरे महाराज ये कहीं आईना, तो मतलब उसका मतलब होता है आना। लेकिन यहाँ पे खड़ी बोली पूछ रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, शीशा या दर्पण, शीशा दर्पण, सही विकल्प 2। और 13वां प्रश्न है कि औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। आवश्यक, आवश्यकता से कम या आवश्यकता से बहुत कम या आवश्यकता से ज़्यादा। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि आवश्यकता से ज़्यादा को औचट बोला जाता है खड़ी बोली में। और 14 नंबर प्रश्न है कि वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। वेज, वास्ट, वेट या वॉग। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, वेज। कहते हैं ना दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, तो डेली वेज। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, वेज। अगला है 15वां नंबर कि वह देर में सोकर उठता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वह देर सोकर उठता है, वह देर से सोता है, वह देर से सोकर उठता है या वह सोकर उठता है। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि वह देर से सोकर उठता है। 16वां नंबर है कि बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। सार्थक, निरर्थक युग्म, विलोम युग्म, पर्याय युग्म या निरर्थक निरर्थक युग्म। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विलोम युग क्या में आते हैं, यानी कि बच्चे का जो विलोम है वो बूढ़ा होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। 17वां है रस का नाम बताओ। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गोथ गमी तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनिवृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भले रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगधारे। हास्यरस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे, हास्य रस हो जाएगा, ये सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और अगला 18वां नंबर है, रस का नाम बताना है इसमें कि जथा पंख बिनु खग अति दीना। मणि बिनु फन करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जीवावह मोहि। तो ये क्या है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इसको तो पहला लाइन पढ़ेंगे, जथा पंख बिनु खग अति दीना, यानी कि बिना पंख के जो चिड़िया होता है बहुत ही असहाय हो जाता है ना। तो यहाँ पे करुण रस का उत्पत्ति हो रहा है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। और प्रश्न नंबर 19 है कर का अर्थ क्या होता है। कल किरण टैक्स, हाथ रात्रि टैक्स, हाथ किरण व्यवसाय या हाथ किरण टैक्स। तो कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। और अगला 20वां प्रश्न है कि आदि का अर्थ है दूसरा, आखिरी, इनमें से कोई नहीं है प्रथम। तो आदि यानी क्या होता है, फर्स्ट होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि आदि का अर्थ प्रथम होता है।
21वां प्रश्न है कि आदि अंत किस युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं आदि अंत, क्योंकि आदि का विलोम जो है अंत होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, विलोम युग्म। क्योंकि सार्थक निरर्थक ऐसा नहीं है कि एक पहला वर्ड सार्थक हो और दूसरा वर्ड जो है निरर्थक हो, जैसे दाना मतलब दाना वाना, है ना, तो उस टाइप से है नहीं यहाँ पे। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि जो विलोम युग्म शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है 22वां नंबर कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, राजभाषा यानी कि राजकीय भाषा या स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, या किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, या किसी देश में व्यापार किया जाता है, या किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। जैसे अपने मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। रतलाम, जबलपुर, नागौर या फिर इंदौर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि साहित्य गुंजन जो साहित्यिक पत्रिका है यह इंदौर से प्रकाशित हुई थी। सही विकल्प नंबर 4। 24वां है कि 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। 4 मासों या 4 माहों का समूह इसे क्या कहेंगे। 4 मास, चौराहा, चौमासा या 4 रास्ता। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, चौमासा। 25वां प्रश्न है अपना कि 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं। चौराहा, 4 पैर, चतुष्पद या चरवाहा। तो इसे हम चतुष्पद कहेंगे। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और 26वां है कि चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। तो चिरंतर का बोले तो होता है निरंतर, लगातार जो शुरू से चला आ रहा हो या जो शाश्वत हो उसे चिरंतन कहते हैं हम। इसका विलोम बताना है अंत, आदि, निरंतर या नश्वर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, नश्वर। ठीक है, और तो नंबर 4 विकल्प सही होगा। 27वां प्रश्न है कि वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। ये किस प्रकार का वाक्य है। विधिवाचक, मिश्रित, संयुक्त या फिर सरल वाक्य। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि यह मिश्रित प्रकार का वाक्य है। ठीक, और प्रश्न नंबर 28 है कि इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, या तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ठीक है, सरल वाक्य में। और 29वां प्रश्न है कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। कठोर होते हुए सहृदय बनो। कठोर बनते हुए सहृदय बनो, या कठोर और सहृदय बनो, सदृढ़ बनो। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। और अगला 30वां प्रश्न है कि अलंकार का नाम बताइए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ये किस प्रकार का अलंकार है। अतिशयोक्ति, संदेह, उत्प्रेक्षा या अन्योक्ति। सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि यह अतिशयोक्ति प्रकार का अलंकार है। तो नंबर 1 सही है यहाँ पे, है ना। और अगला 31वां नंबर प्रश्न है कि अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलती ही सूखी गया ती कोमल गात। अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा या अन्योक्ति अलंकार। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। और 32वां प्रश्न है कि सही विकल्प चुनें। रिक्त स्थान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। सर्वनाम, अलंकारों के सार्थक प्रयोग, संज्ञा के सार्थक प्रयोग या विशेषण। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। अगला 33वां नंबर प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है कि रस रिक्त स्थान ब्रह्म है। विचार स्वरूप, मूर्त स्वरूप, आनंद स्वरूप या आहार स्वरूप। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि रस जो है आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ठीक है, सही विकल्प नंबर 3। और अगला है 34वां नंबर प्रश्न कि भाव दशा के कारण
वचन में आए परिवर्तन को रिक्त स्थान कहते हैं? वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभाव, वाचिक विभव या वाचिक आलंबन। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि वाचिक अनुभाव कहते हैं इसे, यानी कि भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। अगला है 35वां नंबर की काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को रिक्त स्थान से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कलात्मक रूप, रागात्मक रूप, संगीतात्मक रूप या गीतात्मक रूप। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि काव्य, कविता या पद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 36 है, यहाँ पे हमको सही विकल्प चुनना है कि पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को रिक्त स्थान, मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्रा विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार नहीं दिया जाता है या मात्र विस्तारा दिया जाता है। बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि मात्र विस्तार दिया जाता है पल्लवन में, विचार या भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है। ठीक है। और 37वां नंबर प्रश्न है कि पल्लवन सामान्यतः रिक्त स्थान में ही किया जाता है, छंद भाषा, पद्य भाषा, गद्य भाषा या छद्म भाषा। तो ये जो पल्लवन है सामान्यतः पद्य भाषा में ही गद्य भाषा में ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो गद्यांश लिखे होते हैं उसमें ही किए जाते हैं, पद्यांश में नहीं या कविता की भाषा में नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और अगला है 38वां नंबर प्रश्न, सही विकल्प बताना है। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकृत शैली का प्रयोग करना चाहिए, या भाग संतुलन करना चाहिए, या भार संतुलन करना चाहिए। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तभी तो जाके संक्षिप्त होगा ना। और अगला है 39 नंबर प्रश्न कि सही विकल्प बताएं। ज्ञान की किसी विशेष विधा या कोई कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को रिक्त स्थान कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरा या पर्यायवाची शब्द। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली। यानी कि ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे छंद, छंद की अपनी एक परिभाषा है। रस, अब चूँकि ये हिंदी विषय की बात हो रही है ना, तो रस की अपनी एक परिभाषा है। रस क्या है, उसकी परिभाषा है। तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को रिक्त स्थान कहते हैं। मुक्तक, प्रबंध, मुक्तक या मुक्ता। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहा जाता है। ठीक है। अगला है 41वां नंबर प्रश्न, सही विकल्प बताना है। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है। सात्विकता और विस्तार, विविधता का निस्तार, विविधता और विस्तार, विविधता और संकुचन। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि विविधता और विस्तार नहीं हो पाता, क्योंकि क्या है ना, खंड काव्य में जो मुख्य चरित्र होते हैं उसकी किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण किया जाता है, जिसके कारण विविधता का अधिक विस्तार नहीं होता। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची बताओ। तो हाथी का पर्यायवाची जो होता है गज होता है और मतंग होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि हाथी का पर्यायवाची जो है वो मतंग होता है। और अगला 43वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। छंद, अलंकार, काव्य गुण या रस। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि यह काव्य गुण है जो कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। अगला है 44वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय जो होते हैं ये बाद में लगते हैं किसी शब्द के। हसोड़ा, हंसोड़ा, हंसोड़ या हंसोड़ा। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। जो हंसोड़ा है यह ओड़ा प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हंस धन ओड़ा बराबर हंसोड़ा। अगला है 45वां नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना शब्द है। मदगर, मददगार, कमगर या कामगर। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, मददगार।
46वां प्रश्न है, ठोस का विलोम शब्द है सघन, तरल, धन या निर्धन। तो सही विकल्प यहाँ पे ठोस का जो है वो विकल्प जो है वो तरल हो जाएगा, सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है 47वां नंबर की बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है या देश की छोटी इकाई है? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि बोली जो है यह भाषा की छोटी इकाई है। ठीक है। अगला है 48वां नंबर कि वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताओ। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित, निषेधात्मक, संयुक्त या सरल? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि यह संयुक्त प्रकार का वाक्य है। अगला 49वां नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, कोल्हू का बैल, बैलगाड़ी का बैल, मेहनती या कामकाजी। आपको क्या मुहावरा बताना है? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, कोल्हू का बैल। अगला 50वां प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह रिक्त स्थान करने लगा। अनाकनी, आनाकनी, आनाकानी या कानाकानी? तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो वह आनाकानी करने लगा। ठीक है। तो साथियों ये था हमारे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट MPSI 2025 के लिए। और बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और एग्ज़ाम जो हैं ये जनवरी में हो रहे हैं, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं है। अच्छे से तैयारी करिए। जय।